उलमा-ए-किराम और हुफ़ाज़-ए-इज़ाम के साथ वफ़्द तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से मशावरती इजलास बुलाया गया है। तो बहुत सारे उलमा-ए-किराम और भी आने वाले हैं। तो बिला ताख़ीर मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कर्नाटका स्टेट सेक्रेटरी जनाब मौलाना अकरम साहब को दावत देता हूँ कि वो वेलकम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैसूर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से जो मौजूदा वक्फ बिल के बारे में आज यहाँ पर एक मुशावरती इजलास रखा गया है। आज यहाँ पर वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में जो वक्फ बिल के नुकसानात हैं, वक्फ बिल की वजह से जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर असरात होने वाले हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों के वजूद पर जो असरात होने वाले हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर जाहिर किया जाएगा। तो मैं हमारे दरमियान इस प्रोग्राम के सदर जलसा मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जनाब रफ़तुल्लाह खान साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आहलन सालन मरहबा कहता हूँ। और आज हमारे यहाँ पर खुसूसी मेहमान सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर जनाब अब्दुल मजीद साहब का भी मैं तहे दिल से मैसूर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, आहलन सालन मरहबा कहता हूँ। और एक हमारे यहाँ पर खुसूसी मेहमान सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती नायब सदर जनाब अब्दुल हन्नान साहब, मैं इनका भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, आहलन सालन मरहबा कहता हूँ। और इसी के साथ हमारे दरमियान तमाम मैसूर के मुअज़्ज़िज़ उलमा-ए-किराम, हुफ़ाज़-ए-इज़ाम और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दीगर डिस्ट्रिक्ट लीडरान तमाम का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आहलन सालन मरहबा कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। एसडीपी कर्नाटका स्टेट सेक्रेटरी जनाब मौलाना अकरम साहब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए इसके बाद मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब रफ़त साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। एसडीपी रियासती सदर मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद साहब, रियासती नायब सदर मोहतरम जनाब हन्नान साहब, रियासती सेक्रेटरी मौलाना अकरम साहब, और मुअज़्ज़िज़ उलमा-ए-किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तारीख, शरीयत, हमारी मिल्कियत और हमारा वजूद सबको एक मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, करने की कोशिश नहीं। ये आप सब वाकिफ़ हैं कि इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से लेकर शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान तक जिन हुक्मरानों ने हिंदुस्तान में चैन और अमन से सारे मजहबों को लेकर हुकूमत की, हिंदुस्तान की सरहदों को अफगानिस्तान और बर्मा तक बढ़ाया और हिंदुस्तान की माली हालत को इतनी उरूजी पे लाया कि ऐसे सोने की चिड़िया कहा गया। ऐसे हुक्मरानों को आज आप देख रहे हैं कि उनके नाम से अलग अलग तरीके के पिक्चर बनाए जा रहे हैं, सीरियल, किताबों के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए। इन हुक्मरानों को
ऐसे बदनाम किया जा रहा है, ऐसे वहशीपन से, ऐसे जलील अंदाज में दिखाया जा रहा है कि सारे जो हमारे गैर मुस्लिम बरादरान जो हमारे हुक्मरानों को और मुसलमानों को चाहते थे, मोहब्बत करते थे, आज उन्हें हकारत की नज़र से देख रहे हैं और उनमें इतनी नफरत और इंतशार भर दी गई है कि आप देख रहे हैं कि हर जगह आज दंगे फसाद, इंतशार, नफरत, मस्जिदों पर हमले, ये सब हो रहे हैं। और हमारी शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसे हटाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। उत्तराखंड में इसे लागू भी कर चुका है, किया गया है, तो ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ हटाया जा रहा है और हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा हमारा था। लेकिन आज जैसा बहादुर शाह जफर ने कहा था, कितना बदनसीब है जो जफर 2 गज जमीन भी ना मिली तो यार में। आज ऐसी हालत है, आप देख रहे हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को आज उखाड़ कर फेंकने की बात की जा रही है। चिकमंगलूर के दादा पहाड़ में भी ये ऐसे वाक़े हो चुके थे, लेकिन हमारी पार्टी की जानिब से SSTR लाया गया। तो ऐसे वक्फ बिल लाकर जो हमारी मिल्कियत है हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में, जरा जरा हमारा था, आज वक्फ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए से हमारी हर जायदाद को छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ऐसे उसमें कानून लाए हैं, अमेंडमेंट्स लाए हैं, तो उसे बचाना बहुत मुश्किल है। हमारे कब्रिस्तान, मदारिस, मस्जिद, दरगाहें, आस्थानें जो भी हैं, इन सब पर इनकी नजर है। तो इसे रोकने के लिए SDPI की जानिब से जब ये अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, तो SDP की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज में, हर रियासत में जहां हमारा प्रेजेंस है, लगभग 24 रियासतों में SDPI मुकम्मल है, वहां पर हमने एहतजाज किए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज को हमारे जिम्मेदारान हर रियासत में जाकर मिलकर मेमोरेंडम दिए और BJP के अलावा जो रियासतें हैं उनके वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर्स को भी हमारी पार्टी के जानिब से मेमोरेंडम्स दिए गए कि इस बिल को पास ना किया जाए, इसे आप रोकने की कोशिश करें। और MLAs, MPs हर रियासत में BJP के अलावा जो भी है उनको भी हमारी पार्टी की जानिब से मेमोरेंडम्स दिए गए कि इस बिल को रोका जाए। तो इस बिल को रोकने के लिए हम सबको तोड़ मेहनत करनी होगी, जद्दोजहद करनी होगी। आज खुसूसी तौर से आप उम्माए क्राउड को यहाँ जोड़ने का मकसद यह है कि आप वारिस एम्पिया हैं, आपकी जुबान में इतनी तासीर रहती है कि आप लोगों को जगा सकते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अवाम आज भी बेखौफ होकर अपने घरों में, अपने कारोबार में मुब्तला है। किसी को ये फिक्र नहीं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हमारी मिल्कियत, हमारी शरीयत, हमारी तारीख, सब कुछ हमारे छीन ली जा रही है, हमारा वजूद मिटाया जा रहा है। मैं आपसे खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने किताबों में और जहाँ भी मौका मिले अवाम को बेदार करें, जगाए, इस मुहिम में शामिल होने की आप दरख्वास्त करें, इल्तिजा करें, बयान करें। अब हमारे रियासती सदर इस बिल के बारे में आपको तफसील से रोशनी डालेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि 90% लोग हमारे अवाम को वक्फ अमेंडमेंट बिल छोड़िए, वक्फ क्या है ये भी मालूम नहीं है, हमें ये भी बेदारी लाना है। तो मैं ये सब कहते हुए आपको फिर गुजारिश करते हुए कि आप इस मुहिम को जारी रखें, वक्फ के बारे में सबको आगाह करें। जो मुल्क में हमारे साथ जो साजिश हो रही है उसके बारे में लोगों को बेदार करें। ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब रफत साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SDP। अब इसके बाद
कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मजीद साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो पोडियम पर आए और अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़, आज के इस प्रोग्राम के सदर रफ़त साहब, हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हन्नान साहब, स्टेट सेक्रेटरी मौलाना अकरम साहब और मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम और साथियों, मुल्क में जो हालात हो रहा है, स्पेशली जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो इस सिलसिले में पूरे मुल्क में एक बेदार करने का एक काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लगातार, जब ये बिल को पार्लियामेंट में इनोट करने का कोशिश करे उस टाइम से ही ये कोशिश जारी है। आज शहर मैसूर में खुसूसी उलमाए किराम से ये गुफ्तगू करने का मकसद से आज ये छोटा सा मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज किए। एक्चुअली हम लोग सोचे थे ये टाइमिंग के बारे में बहुत गुफ्तगू हुआ, तो कब करेंगे, तो इसमें अलग अलग राय आई। हम इफ्तार का साथ में करना बोलकर सोचे थे। उस टाइम में क्या हुआ, तो मगरिब नमाज का रहता है और इफ्तार का तैयारी का, ये सब बहुत अलग अलग रहता है, तो इसलिए ये वक्त वाकई आराम करने का, फिर भी हम एक ये टाइम में ले लेंगे तो दिक्कत नहीं होता असर से पहले। अब तमाम लोगों को मालूम है ये जो वक्फ बिल कितना डेंजर है। अगर ये लागू हो जाएगा तो 50% वक्फ हमारे हाथ से जाएगा। 50% वक्फ का जमीन का मतलब एक लैंड या प्रॉपर्टी, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ का प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारे मस्जिदें, हमारे मदरसा, हमारे कब्रिस्तान, हमारे खानके, हमारे दरगाह, सब तमाम चीजें। एक आधा घंटे में थोड़ा ब्रीफ ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में थोड़ा रोशनी डालने का कोशिश करता हूं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो रिपोर्ट पेश की है पार्लियामेंट में, 435 पेज का है। ये 435 पेज में ये तमाम चीजें जो 40 क्लासेस के बारे में बताया गया, उसमें बहुत डेंजरस क्या है, ये 4, 5, 6 पॉइंट मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी कानून लाया जाएगा, वो कानून के बारे में, वो कानून किसको अप्लाई होता है वो लोग पूछना चाहिए। हम लोग को ऐसा एक कानून बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बोलकर एक एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। वो जो है, आदिवासी जो रहते हैं जंगलों में, उनको वहां मकाम देने का, उनको उनका जगह में उनको उसका रिकॉर्ड देने का, उसका जो हकपत्रा देने का, उनको जंगलों से हटाना नहीं, ये तमाम चीजें जंगल राइट्स एक्ट है, यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये एक्ट लाने में उनका 100 का साल, उनका जद्दोजहद, 10 साल, 15 साल, 20 साल जद्दोजहद करे वो लोग, वो कम्युनिटी आदिवासी मांग करे, उसके बाद वो कानून लागू हुआ।
यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई भी कानून लाया जाता है, जो कम्युनिटी के लिए या जो लोगों के लिए लाया जाता है, उन लोग मांग करना है कि ये कानून लेके आओ। अफसोस इस बात की है, इंडिया में 20 करोड़ आबादी है, इस कम्युनिटी को नुमाइंदगी करने वाले हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएस हैं, उलमा किराम है, उलमा किराम का ऑर्गेनाइजेशंस है, अलग अलग सोशियो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा हिंद, अलग अलग है। यानी 20 करोड़ आबादी रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी नुमाइंदा, इवन सिंगल नुमाइंदा ना पूछा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आओ। ना एमपीस पूछे, ना एमएलए पूछे, ना उलेमा कराम पूछे, ना पर्सनल लॉ बोर्ड पूछा। यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को नुमाइंदगी करने वाले कोई आदमी ये बिल लाओ बोलकर पूछे नहीं। फिर कई को आती है, जोर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। यानी कि 20 करोड़ मुसलमानों का फ्रीडम पर, हुकूक पर डायरेक्ट एक क्या है थोपना या डायरेक्ट वार है। ये हमारा वजूद ही नहीं, हमारा कोई इज्जत नहीं है, हमें कोई हिसाब किताब तो नहीं है, तुम्हें क्या भी कर लो हमें लाती, ये रवैया है ये हुकूमत का। कोई नुमाइंदा नहीं पूछा। चलो, जब ये जेपीसी रिपोर्ट पार्लियामेंट में जो प्रेजेंट हुआ, उस टाइम में तमाम ऑपोजिशन पार्टीज इसको मुखालिफ करे, कांग्रेस, अलग अलग जितने भी पॉलिटिकल, आरजेडी हो, समाजवादी हो, पूरा मुखालिफत करे, बहुत चर्चा हुआ। उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया जगदंबिका पाल का लीडरशिप में। उन्होंने कांग्रेस का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का एमपीस को भी इसको जोड़कर एक जेपीसी बनाए। आपको मालूम है, हमारे कर्नाटक के नासिर हुसैन साहब जो कांग्रेस का एमपी है, राज्यसभा मेंबर, उन्होंने भी थे वो कमेटी में, ओवैसी साहब भी थे, अलग अलग सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स भी थे, कम्युनल लीडर्स जैसा तेजस्वी सूर्या भी था उसमें। ये जेपीसी जो बनाने के बाद ये लोग पूरा मुल्क में सफर करें, अलग अलग लोगों के साथ ये लोग गुफ्तगू करें, हर स्टेट को गए, वक्फ बोर्ड के साथ गुफ्तगू करें, ये एक साइड में। दूसरा, पूरा मुल्क में, अब तमाम उलमा किराम को मालूम है, हम लोग तमाम लोग मेल भेजे, पूरे मस्जिदों में ये काम चला, हमारा ऑब्जेक्शन, हम लोग करोड़ों का मेल भेजे, एसडीपीआई अपना मेल किया, जाकर रिप्रेजेंटेशन दिया, हर एमपी हर एमएलए दिए, जेपीसी का रहने वाले ऑपोजिशन लीडर उनका राय दिए, उसके बाद हर वक्फ बोर्ड भी उनका राय दिया। कर्नाटक में आए थे, कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग मिनिस्टर वाले सब दिए, मगर आप वो 435 पेज का अगर वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इसमें ये मालूम आता है एक भी सजेशन, किसी का एक भी सजेशन ये लोग अपनाए नहीं, सिंगल सजेशन ये लोग लिए नहीं, वन साइडेड करे। वो रिपोर्ट में है, ये रिपोर्ट में फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है, पहले वो सब्जेक्ट प्रेजेंट करें हैं, उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद कौन कौन इसको मुखालिफत कौन कौन करे, कर्नाटक वक्फ बोर्ड क्या कहा, केरला वक्फ बोर्ड क्या किया, सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या किया, शिया वक्फ बोर्ड क्या किया, गुजरात वक्फ बोर्ड क्या किया, क्या क्या ऑब्जेक्शन पूरा लिखो है। उसके बाद माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसके बाद इनका एग्जामिनेशन, उनका रिपोर्ट पूरा इनकार करते हैं ये लोग, वो जेपीसी रिपोर्ट को प्रेजेंट करें, यानी कि किसी का सुने नहीं, किसी का बात भी, किसी का सजेशन भी सुने नहीं। क्या क्या है इसका डेंजरस, ज्यादा वक्त है क्योंकि बहुत सारे क्लास, 44 क्लासेस में मुदाखल किए ये लोग, उसमें चंद इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूं। ये क्या है, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को डालना, नेशनल में और स्टेट में दो नॉन मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव लिखकर है, 2 नॉन मुस्लिम्स को लेना है,
उसके साथ जिसको भी दूसरे लोगों को लेते हैं वो मुस्लिम ही डालना है बोलकर नहीं है। ऑफिसर्स लोग दूसरे भी हैं, उनको अलग कम्युनिटी का लोगों को डाल सकते हैं, ये है। दूसरा सबसे अहम पॉइंट, अभी तक इलेक्शन होता था वक्फ बोर्ड को, अभी आइंदा इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट वक्फ बोर्ड को स्टेट वाले करेंगे। तीसरा सबसे अहम पॉइंट, वक्फ का चीफ इलेक्शन जो ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब तक का जो कानून में था एक मुसलमान होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक मुसलमान होना चाहिए, अभी वो नहीं है, कोई भी हो सकता है। ये एक्ट में था पहले का, मुसलमान ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना है, अभी वो नहीं है, ये पूरा निकाला गया। तीसरा फोर्थ पॉइंट, पहले क्या था, वक्फ जमीन को सर्वे करने का जो काम, जो सर्वे कमीशन बोलकर अलग था, वो कंप्लीटली निकाल डाले। सर्वे कमीशन जरूरत नहीं है, हमारा जो डीसी है, डिप्टी कलेक्टर है, वो लोग ही इसको सर्वे करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, पहले ट्रिब्यूनल था, जितने भी वक्फ का जो मसाइल जो है ट्रिब्यूनल में अलग कोर्ट होता था, अभी क्या किया, वो अलग कोर्ट को कंप्लीटली वीक किया। एक बार ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर दिया तो वो फाइनल ऑर्डर था, अभी वो ऑर्डर नहीं है, उसको चैलेंज कर सकता। छठवां पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी जो भी वक्फ, पहले का जो जमाने के वक्फ बाय यूजर बोलकर एक एक्ट है। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है, कोई वसीयत करता है, एक बुजुर्ग आदमी मरने के लिए इंतजार कर रहा है, तो उधर चंद जिम्मेदार रहते हैं, उस टाइम में वो मरने का आदमी वसीयत करता है, फलाना मेरा जमीन जो है वो मैं वक्फ कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर है, अभी उसको निकाल दिया गया, वक्फ बाय यूजर निकाल देगा, वक्फ बाय यूजर नहीं है। कोई भी वक्फ जमीन होना है तो डॉक्यूमेंट होना है, रिटन डॉक्यूमेंट होना है। ये बहुत बड़ा डेंजरस है, इसलिए ही मैं बताया, अगर ये वक्फ बाय यूजर निकाल दिया, 50% हमारा वक्फ का जमीन, हमारे कब्रिस्तान, हमारा मस्जिद चला जाएगा, कोई शक नहीं है इसमें। एक एग्जांपल मैं बताता हूं ताजमहल के बारे में। 2006 में ताजमहल को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये आकर वक्फ का बोलकर वक्फ नोटिफिकेशन किया, वक्फ में गेजेट किया, क्योंकि वहां मस्जिद है, ये वक्फ किया गया है, मुसलमानों के लिए है बोलकर। उसको दूसरे जो भी लोग हैं फिस्ताई ताकत जाके कोर्ट को दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में है, आज भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया, अगर ये वक्फ जमीन बोलकर आप बोलना है तो शाहजहां लिखा हुआ जो लेटर ऑथराइजेशन लेके आना। कौन लिखना? शाहजहां लिख के आना, मैं इसको वक्फ कर दिया, ये डॉक्यूमेंट कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। समझो हालात ऐसा है तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि मुगल के जमाने से उसके बाद में जो वक्फ जमीन मस्जिदें हैं वो ऐसा ही आया है, मुंह बात में आया है, आज भी आ रहा है। आज भी मैं बताया ना, आज भी वसीयत जो करते हैं, मरते रहते हैं, वो लिखने का कुछ कहते हैं, चंद चार आदमी के सामने बोलते हैं तो वो वक्फ में गेजेट, यानी कि वक्फ में जो गेजेट हुआ है वो काफी नहीं है। वक्फ में जो गेजेट होकर है अब तक फाइनल था, अभी वो फाइनल नहीं है, डॉक्यूमेंट होना, डीड होना है या रिटर्न डॉक्यूमेंट होना है या रेवेन्यू डॉक्यूमेंट होना, ये होना है। अगर नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये लोग ये बताते हैं, इसको ऑब्जेक्शन करने में ये लोग ये बताते हैं, हालांकि 2000 जब एक्ट जारी हो जाएगा यानी इंप्लीमेंट हो जाएगा, उस टाइम तक कोई प्रॉपर्टी हम लोग उसको ऐसा ही रखेंगे, रद्द नहीं करेंगे, मगर दो कंडीशन वो लोग डाले हैं। ये कंडीशन क्या है? सरकार का जो भी ऑफिसर्स है, दफ्तर है, सरकार लिया है, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। और कोई भी डिस्प्यूट है,
वो आप क्लाइम नहीं कर सकते। एक एग्जांपल, अंबानी का जो घर है, अंबानी का जो घर है एंटीला मुंबई में, वो वक्फ जमीन है, वो डिस्प्यूटेड। अभी एक्ट आ गया, अभी तो कोर्ट में है वो, अभी एक्ट आ गया तो पूछ नहीं सकता। यानी डिस्प्यूटेड लैंड और गवर्नमेंट लैंड कभी भी तुम्हें नहीं पूछ सकते। अभी कर्नाटका का राजभवन जो है वक्फ जमीन है वो। यानी कि सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर वक्फ जमीन को हड़प बैठा है तो गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट, ये पीछे नहीं आएगा। यानी कि एकदम जितने भी गवर्नमेंट का अंडर में है पूरे का पूरा एक ही दिन में चले जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे सामने। और उसके साथ साथ और एक अहम रिकमेंडेशन ये लोग किया है, वक्फ जमीन में रहने वाले दलित, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इस कम्युनिटी को उधर से हटाना नहीं है, उनको सेफगार्ड करने के लिए कानून बनाना है, ये भी बताए। तमिलनाडु में, मुझे याद नहीं है उसका नाम, तिरुचंगूर कुछ है, उसमें एक गांव है, 335 एकड़ जमीन है, पूरे गांव वक्फ का है, पूरे गांव। वो जमीन में कौन है? पूरे दलित भाई वक्फ का जमीन में बैठे हुए हैं। ये कानून ये कहता है, अगर वक्फ जमीन ने अगर पकड़ कर भी बैठा है, अगर एससी बैठा है, एसटी बैठा है, आप पूछ नहीं सकते। उसके लिए कानून बनाया जाए। यानी कि इतना डेंजरस है। यानी मैं बताया ना, चंद लोग बताते हैं 50% से ज्यादा चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा आइंदा का दिन में? और भी चंद बहुत सारे बातें हैं इसमें। और ये आइंदा ये लागू हो गया तो क्या हो जाएगा? लागू हो गया तो बहुत बड़ा एक दहशतगर्द, बहुत बड़ा एक सिविल वार होने वाला है। क्योंकि ये हमारा मस्जिद है, हमारे कब्रिस्तान है, हमारे मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान को पकड़ने कोई आएगा, हम छोड़ के देंगे क्या? जरूर हम उसके लिए, उसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे। तो दो साइड में क्या हो जाएगा? सिविल वार हो जाएगा। बहुत बड़ा एक हंगामा इस देश में आने वाले दिन में आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, 16 साल में एसडीपीआई अवाम के सामने, इस देश के सामने क्या क्या डेंजरस, क्या क्या रखे हैं, वो तमाम चीजें हुआ है। जो जो भी हम बताए कि आने वाले दिन में ये आने वाला है, ये तो आया। तो ये बहुत बड़ा एक डेंजरस सिचुएशन में है। ये इसको रोकना, हरगिज हम रोकना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कैसा रोका जा सकता है? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कर्नाटका हुकूमत ने पहली बार पूरे मुल्क में, कर्नाटका हुकूमत कल इस बिल का खिलाफ सदन में, असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया। हम लोग ये मांग भी करे थे, जितने भी मिनिस्टर को हम लोग मांग करे थे कि आप लोग करना है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग करे। पूरे मुल्क में पहली बार कर्नाटका हुकूमत ने किया, इसका खिलाफ किया। बहुत बेहतरीन स्टेप है। हम लोग इस लोगों को मजबूर करना है, ये कानून नहीं आना। कैसा कर सकते हैं? सड़क का संसद ही कर सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। चंद हजरात हम लोग को बताते हैं क्यों ये हंगामा करना है, क्या जरूरत है, हम कोर्ट को जाएंगे, ऐसा उनका मशवरा है। कोर्ट इस कौम के साथ क्या किया बेहतरीन आप जानते हैं। उलमा कराम मुअज्जिज, बाबरी मस्जिद 450 साल पूरा दुनिया के सामने शहादत को करता, यानी कि वो विटनेस था। 450 साल सजदा किया हुआ, सबको मालूम है बाबरी मस्जिद था।
उसको शहीद किया गया। कोर्ट ने क्या यानी कि जस्टिस क्या दिया, क्या जजमेंट दिया मगर जस्टिस नहीं मिला। हिजाब का केस में कोर्ट क्या जजमेंट दिया हम लोग को मालूम है। यानी कि ऐसे बहुत सारे जजमेंट है मगर इंसाफ नहीं मिला। यानी कोर्ट को उम्मीद नहीं कर सकते। और इसमें और डेंजर क्या है, अगर ये डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो इसमें मालूम होता है ये लोग जो ऑब्जेक्शन किए, लोग जो भी ऑब्जेक्शन किए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में, ये तमाम चीजें उधर बताए। उन्होंने उसको पता है कि एक चीज बताता हूं, देखिए उडुपी में जो आदमार मठ बोलकर है, उनका जमीन का मटका, वो मटका जमीन को कोई टेनेंट यानी कौन किसान का साथ था, दिए थे लीज के वगैरह। उन्होंने जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, जो लोग जमीन बोलकर आया ना, एक्ट आया, किसका भी हो, जो लोग खेती बाड़ी कर रहे उनको हो गया इंदिरा गांधी के टाइम में। उस टाइम में आदमारो मठ का जमीन भी ऐसा गया था। आदमारो मठ वाले कोर्ट को गए, कोर्ट को जाकर ये पूछे कि ये जो है ये मठ का जमीन है, ये रिलीजियस पर्पस के लिए है, उसलिए इसको लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लागू नहीं होता, ये बताए। कोर्ट उसको मान लिया। कोर्ट ये बोला जो भी धार्मिक के लिए दिया हुआ, रिलीजियस पर्पस के लिए दिया हुआ जो भी जमीन है, उसमें लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लागू नहीं होता, वो मठ को देना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, अगर मस्जिद का जमीन है, अगर वक्फ का जमीन है, कोई भी जमीन अगर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में जाकर रहा तो कोर्ट में जाकर उसको ले सकता है, क्योंकि वो रिलीजियस। मगर ये जो कानून में, ये एक्ट में ये लोग ऐड किया है, आदमार मठ जो है वो रिलीजियस है मगर वक्फ रिलीजियस नहीं है। वक्फ रिलीजियस है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, एजुकेशनल है, ये बताएं, ये लिखे हैं इसमें। यानी कि जो भी लैंड रिफॉर्म एक्ट में हमारा वक्फ जमीन है, एक भी जमीन नहीं मिलेगा, ये जो कानून लागू है। तो बहुत सारे हैं, मैंने बताया 435 पेज, ये लोग आरएसएस इसमें बहुत बेहतरीन काम करके उनका लॉयर्स पूरा बेहतरीन बना के दिया है, बस ये लोग पेश किया, इसका पीछे वो है। तो इसमें हम क्या करना है, आज मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम को हमें बुलाने का ये मकसद क्या है, ये जो लड़ाई सिर्फ एसडी पे लड़े तो नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग 500 से ज्यादा पूरा मुल्क में बहुत बड़ा एहतजाज करें, पूरा अवेयरनेस करें। बिहार के अंदर हमारा पार्टी का उतना ताकत नहीं है, मगर हम लोग नीतीश कुमार को प्रेशर करना था, बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस उधर करे, उसमें हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव जी भी आए थे। आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये बिल अगर रोकना है तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दो लोग अगर मना करेंगे तो ये रुक जाएगा। उनको प्रेशर करने के लिए हम लोग उधर भी बहुत बड़ा एहतजाज करें। अभी भी सेकंड स्टेप में हम लोग पाटना चलो बोलकर बिहार में, विजयवाड़ा चलो बोलकर जो आंध्रा में एक मुहिम हम लोग के यात्रा जो जाता हम लोग निकाले हैं। रमजान हो तो भी परवाह नहीं, क्योंकि ये बिल अभी अभी आने वाला है, हम लोग निकलेंगे। हालांकि हमारा उतना बड़ा ताकत नहीं है, जद्दोजहद मेहनत तो हम लोग करना है, इसलिए कुछ भी हो जाए हम लोग करना है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को हम लोग प्रेशर करना। तो इसमें सिर्फ एसडीपी ये लड़े तो ये होने वाले काम नहीं, क्योंकि आपको मालूम है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को ईडी ने अरेस्ट किया मार्च 4 तारीख को। ये जो केस था 2022 का केस था, 3 साल पुराना केस था। हालांकि फैजी साहब ईडी के सामने गए थे, 3 दिन लगातार ईडी के सामने बैठे थे,
पूरा डॉक्यूमेंट दिए थे, पूरा होने के बाद 3 साल से कुछ नहीं। अभी दिल्ली दिल्ली को भी कोर्ट को ही गए थे, कोर्ट का, ईडी का कोर्ट को हाजिर होने के लिए गए थे। उस टाइम में एयरपोर्ट में अरेस्ट किया गया। फिर हम लोग को यह मालूम हुआ जो एसडीपी 500 से ज्यादा पूरा मुल्क में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो लड़ाई लड़े, इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए ये साजिश ये लोग किए, ये साजिश ये लोग किए। फिर भी हम लोग रोकने वाले नहीं है। हम लोग इरादा कर कर आए, आज कर कर आए, एसडीपी का आखिरी कारकुन रहने तक हम लोग इस जद्दोजहद करेंगे। जेल वगैरह किसी को हम लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि ये हमारा हुकूक का बात है। तो ये उलमा कराम को मेरा अदबन गुजारिश ये है, जैसा कि हमारा सदर साहब ने बताया, वारिसुल अंबिया है आप लोग, ये जिम्मेदारी आप लोग लेना। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड परसों जो जद्दोजहद किया हमारे जंतर मंतर में दिल्ली में, तमाम हमारे बड़े बड़े जितने भी उलमा कराम उसमें शामिल थे, और वो मुद्दा लिए हैं सड़क सड़क का संसद। अगर उन लोग दिल्ली का संसद रहे, हम क्या करेंगे, सड़क में संसद बनाएंगे। ये कैसा किया जाता है? इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लड़ो, रास्ते में आओ, तलवार में नहीं, ऐसा नहीं। डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम हमारा एहतजाज शुरू करना है। हमारा एहतजाज जैसा हम लोग एनआरसी सीए करें वैसा हमारा एहतजाज शुरू करना है। उलेमाए किराम इसका लीडरशिप लेना है, नहीं तो कोई हमारा कब्रिस्तान, कोई हमारा मस्जिद 50% नहीं बचेगा। मैंने बताया ना, और पुराने ये बताए, करीब करीब 435 ऐसा पुराने मस्जिदें हैं, मुगलों के जमाने का मस्जिद वगैरह, उसमें बहुत सारे वक्फ में रजिस्टर्ड है। वक्फ के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल पटन का वक्फ में भी है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है। ये लोग बताते हैं कि ये जो नया कानून में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है वो लागू होएगा, ये वक्फ यूजर आया है वो लागू नहीं हो जाएगा। पता नहीं वो लोग क्या क्या करेंगे। ये एक ही काम है, हम लोग सड़क में आना है, डेमोक्रेटिक वे से हम लोग इसको एहतजाज करना है। जैसा हम लोग एनआरसी सीए करें, अमन के साथ हम लोग एहतजाज करना है, क्योंकि 20 करोड़ मुसलमान आबादी का ऊपर जो हमला जो है, इस हरगिज हम लोग मान नहीं सकते, क्योंकि हमारे हुकूक का ऊपर ऐसा आ रहा है। अगर हम खामोश हो गए, आने वाले दिनों में अलग अलग कानून ये लोग लेके आएंगे। तो इसलिए हाँ, मैं तमाम उलमा किराम को मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि इधर उलमा का अलग अलग तंजीमें हैं, दूसरे तंजीमें हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि एसडीपी का बैनर होना है, हम लोग ये बोल रहे थे कि फलाना बैनर होना है। ये मुद्दा लेना है, कोई भी लो, कोई भी तंजीम लो, कोई भी पार्टी लो, कोई भी उलमा ऑर्गेनाइजेशन लो, कोई मसला नहीं, मुद्दा लेना है। मुद्दा लेके हम लोग काम करना है इंशाअल्लाह, और हम लोग प्रेशर भी करना है दूसरे हुकूमत को भी। अभी ऑलरेडी शुरू किए हैं, जितने भी कांग्रेस का अलावा जो हुकूमत, यानी कि बीजेपी का अलावा जो हुकूमत है, उनको भी प्रेशर करना है इसका खिलाफ आवाज उठाने के लिए। मगर एक बात बताता हूं, अभी क्या है, पार्लियामेंट में अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट करे तो दोनों जगह भी ये पास हो जाएगा, लोकसभा में भी पास हो जाएगा, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। और दूसरा ये पास होना, और इस पास होना तो 18 स्टेटों में इनका बीजेपी का हुकूमत है, उधर वो लोग पास करेंगे। तो इसलिए एक ही रास्ता है, सड़क का संसद। तो इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अदबन मैं गुजारिश करता हूं, ये मुद्दा ऑलरेडी उलमा किराम लिए हैं, ऐसा नहीं कि लिए नहीं फोटो आने में लिए हैं। मैसूर में भी, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में भी इस मुद्दे पर गुफ्तगू होना, ऐसा मीटिंग होना, सड़क का मीटिंग होना, बड़े बड़े इजलास होना, इसका जो भी इसका जिम्मेदारी
हमारे उलमा किराम मैसूर के लेना है, क्या क्या सपोर्ट हम लोग करना चाहिए। हमारा तो हमेशा इस बात के लिए कौम और मिल्लत का कोई मुद्दे पे अव्वल नंबर में हम सब। शुक्रिया कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट श्री जनाब अब्दुल मजीद साहब, जो वक्फ तरमीमी बिल और वक्फ अमेंडमेंट से क्या क्या नुकसान थे, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने तासुरात के जरिए पेश किए हैं।